फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो लास्ट क्लास में हमने अपना कंपनी लॉ को स्टार्ट किया था, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। उसमें हमने देखा था कि कंपनी क्या होती है, उसके क्या-क्या फीचर्स होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वो क्लियर हो गया होगा। तो आज हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आज हमारा टॉपिक आता है कॉर्पोरेट व्हील। सबसे पहले एक कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट व्हील होता क्या है, इसको जानना सबसे ज़रूरी है। तो समझते हैं कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है। व्हील का मतलब एक पर्दा होता है, ठीक है, या फिर एक कपड़ा, उसे बोलते हैं कॉर्पोरेट व्हील। लेकिन इसको कंपनी की लैंग्वेज में अगर बोला गया है तो इसीलिए इसका नाम क्या है, कॉर्पोरेट व्हील। अ कंपनी इन द आईज ऑफ लॉ इज रिगार्डेड एज एन एंटिटी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। अब हम सभी को पता है कि जो हमारी कंपनी है, पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि सेपरेट लीगल एंटिटी। तो कंपनी के अंदर जो उसकी फीचर्स होते हैं उसके अंदर आता है हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी। जो ये कंपनी है वो क्या है, सेपरेट है अपने मेंबर से, ठीक है, और कंपनी खुद भी क्या है, सेपरेट। तो इसी को बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। और साथ ही साथ हमने ये देखा था कि कंपनी हमारी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब वो कोई भी काम खुद नहीं कर सकती। तो इससे यही बताना चाह रहा है कि कोई भी उसके जो मेंबर है, अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं किसी कंपनी के साथ, ठीक है, किसी इंडिविजुअल के साथ, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपके क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में आया, मतलब मेरे को आपसे कोई काम है, मैंने आपको कोई कुछ कहा, तो मैं क्या इंडिविजुअली जैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, इसी तरीके से कोई भी मेंबर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। किसके साथ? कंपनी के साथ। कंपनी का और मेंबर्स का उसका कोई भी आपस में रिलेशन नहीं रहेगा। वो क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसी का मतलब होता है हमारा कॉर्पोरेट व्हील। ठीक है, थोड़ा सा और डीप में समझते हैं। Further, a shareholder or member of a company cannot help be held for the acts of company even if it holds the share capital। अब जो एक शेयर होल्डर होता है और मेंबर होता है कंपनी का, वो कोई भी लायबल नहीं होता। कंपनी ने अगर कुछ किया, ठीक है, अगर उसने कोई गलत काम किया, तो उसके लिए उसका जो शेयर होल्डर होता है और कोई भी मेंबर होता है, वो उस चीज के लिए लायबल नहीं रहता। जो शेयर होल्डर होता है, जितना शेयर कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, जितनी कैपिटल उसने इन्वेस्ट की है, उतने शेयर्स का वो क्या होता है, अपना ओनर होता है। उसके अलावा उसकी कोई भी लायबिलिटी नहीं होती, सारी लायबिलिटी हमारी कंपनी की होती है। ठीक है, द कंपनीज मनी एंड प्रॉपर्टी बिलोंग टू कंपनी एंड नॉट टू शेयर होल्डर्स। जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, जितना भी कंपनी का पैसा होता है और प्रॉपर्टी होती है, वो कंपनी को ही बिलोंग करती है। ठीक है, शेयर होल्डर्स को बिलोंग नहीं करती। अब जो शेयर होल्डर्स होते हैं और जो मेंबर्स होते हैं कंपनी का, उनके बीच में क्या होता है, एक व्हील, अभी मैंने आपको बताया पर्दा होता है, ठीक है, जो क्या है, उनकी पहचान को अलग बताता है कि शेयर होल्डर है और कंपनी कंपनी है, उनकी पहचान को अलग करता है। इसी को बोलते हैं हम बेसिकली कॉर्पोरेट व्हील। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज वीडियो को एक बार पीछे जाकर दोबारा देखिए। अब बात करते हैं एक केस की, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ये केस हमने पिछली क्लास में भी देखा था, ठीक है, कंपनी लॉ के एक्ट में, और इसके फीचर्स के बारे में, सेपरेट लीगल एंटिटी, वहां पर भी हमने ये केस देखा था। तो आज इसी को हम दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे कॉर्पोरेट व्हील के पर्पज से। इसके अंदर आता है सोलोमन। सोलोमन क्या होता है, हमारा एक पर्सन होता है, ठीक है, जिसकी अपनी एक खुद की कंपनी होती है। वो काम क्या करता होता है, शूज का उसका बेसिकली काम होता है। इस कंपनी के अंदर उसकी वाइफ होती है, उसके डॉटर होते हैं और 4 सन्स होते हैं, जो कि इस कंपनी के मेंबर होते हैं। अब क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो अपने बिजनेस को सोल्ड कर देता है किसी कंपनी को। कितने पैसे में? 30,000 पाउंड। ठीक है, पाउंड ये वहां की करेंसी का है। तो उसके बदले जो कंपनी होती है, वो क्या है, उसको पैसे देने की बजाय वो क्या करती है, 20,000 के शेयर्स अलॉट कर देती है और 10,000 वर्थ की डिबेंचर्स अलॉट कर देती है। अब बाद में होता क्या है, कुछ समय बाद जो कंपनी होती है वो वाउंड अप हो जाती है और उसको बहुत सारा लॉस हो जाता है। तो उस टाइम पर क्या होता है, जितनी भी कंपनी के एसेट्स होते हैं, उन सभी को सेल करने के बाद, हम सभी को पता है जब भी कंपनी वाउंड अप होती है तो सबसे पहले पेमेंट की जाती है हमारे डिबेंचर होल्डर की। किसकी? डिबेंचर होल्डर की। देन पेमेंट की जाती है हमारे जितने भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स रहते हैं। ठीक है, तो इसी के अंदर क्या होता है, जब हमारी कंपनी लॉस में चली गई, अब वो क्या है, उसके जितने भी सारे एसेट्स होंगे, ठीक है, जो भी उसकी प्रॉपर्टी होगी, वो सारी सेल की जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, जितने भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं, वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि सोलोमन क्या है, डिवेंचर होल्डर, और साथ ही साथ सोलोमन की ये खुद की कंपनी है। तो इसकी बजाय क्या करो, आप सबसे पहले हमारी पेमेंट करो, उसके बाद सोलोमन को दो। तो यहाँ पर जो कंपनी है वो क्या कहती है कि जो सोलमन है और सोलमन कंपनी लिमिटेड है, वो क्या है, दो सेपरेट लीगल एंटिटीज। यहाँ पर ये देखा जाएगा कि सबसे पहले जब भी एसेट्स को
सेल किया जाएगा, तो सबसे पहले पेमेंट की जाएगी हमारे डिबेंचर होल्डर की। अब चाहे वो सोलोमन हो, चाहे वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो, ठीक है? सबसे पहले पेमेंट किसकी की जाएगी? प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? हमारे डिबेंचर होल्डर को। देन हमारी प्रायोरिटी दी जाएगी हमारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। तो यहाँ पर हमारे को पता चलता है कि जो सोलोमन है और सोलोमन कंपनी लिमिटेड है, उनके बीच में क्या है? एक कॉर्पोरेट व्हील, ऐसा व्हील है जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट व्हील। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसी यही हमारा शो करता है कि जो हमारी कंपनी है और सोलोमन है, वो क्या है? दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील। अब ये वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या आता है? लिफ्टिंग द, अभी हमने समझ लिया कि कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है, ठीक है? जो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कंपनी की और उसके शेयर होल्डर्स की, उसी को बोलते हैं कॉर्पोरेट व्हील। अब बात करते हैं जो हमारी लीगल एंटिटी होती है। अगर अब सपोज आपने ये देख लिया कि कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है, इसके अंदर हमने सोचा कि अब क्या है, कोई भी एक पर्सन फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज कर सकता है। मैंने कोई फ्रॉड एक्टिविटीज की, ठीक है, लेकिन उसके लिए मैं लायबल नहीं होऊंगा। हम सभी के दिमाग में यही आ रहा है, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा है कि जो कंपनी होती है वो अपने मेंबर्स और खुद से क्या होती है? सेपरेट होती है। तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा नाम तो आएगा नहीं, कंपनी का आएगा। तो इसी को देखते हुए जो हमारी कंपनी है उसने क्या लॉन्च किया? लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील, मतलब कॉर्पोरेट व्हील को उठाना। समझते हैं इसको? यहाँ पर क्या है, जितने भी ऐसे सर्कमस्टांसेस है, मतलब हमने अगर कोई भी गलत एक्टिविटी की, तो यहाँ पर जो कंपनी है वो अभी हमने पढ़ा क्या होती है? वो आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब वो खुद भी कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं कर सकती, कोई भी ऐसी फ्रॉड एक्टिविटीज नहीं कर सकती, कोई भी डॉक्यूमेंट को साइन नहीं कर सकती। तो इसीलिए क्या माना जाएगा कि अगर कोई भी कंपनी के अंदर फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज होती है, तो जो भी उसके मेंबर्स काम कर रहे होंगे, वो उसके लिए जिम्मेदार होंगे। ठीक है, समझ आ गया? जितने भी उसके मेंबर्स होंगे वो उन सभी एक्टिविटीज के लिए जिम्मेदार होंगे। तो यहीं पर बोला गया लिफ्टिंग और piercing द कॉर्पोरेट व्हील टू होल्ड पर्सन कंट्रोलिंग द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी लायबल फॉर एक्ट्स ऑफ द कंपनी। समझ आ गया? उम्मीद करता हूं आ गया होगा। अब बात करते हैं लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील। अब इसके अंदर बहुत सारे एक्सेप्शंस आते हैं कि किस टाइम पर हमारी जो कंपनी है वो कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर देती है, उठा देती है। ठीक है, कौन कौन से ऐसे केसेस हैं, उन सभी के बारे में इसमें पढ़ेंगे। सो अब हमने देख लिया कॉर्पोरेट व्हील, ठीक है? इसके अब टाइप्स की बात करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस या फिर कॉमन लॉ। सेकंड आता है हमारा स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन या फिर कॉमन लॉ, ठीक है? इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टर ऑफ अ कंपनी। अब कंपनी के अंदर अगर कोई भी एक पर्सन है जो कि उसको एनिमी ऑफ कंपनीज को कंट्रोल कर रहा है, समझिए इसको। जैसे एक कंपनी है और उसके जो पर्सन्स है वो क्या है? एनिमी है, ठीक है? उसके लिए वो क्या है? नुकसानदायक, मतलब वो उसको क्या है? लॉस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? तो इसी टाइम पर क्या होता है कि जो कंपनी होती है वहां पर जो कोर्ट होता है वो क्या है? उस कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर देता है, ठीक है? इसके अंदर क्या होता है, जैसे एक अदर कंट्री है और वो क्या है? उसको कंट्रोल कर रही है, ठीक है? जो कि उसकी क्या है? एनिमी। उस टाइम पर भी हमारी जो कोर्ट है वो क्या है? उसको कॉर्पोरेट व्हील को अपलिफ्ट कर देता है। यहाँ पर एक केस आता है डाइमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। इसके अंदर क्या होता है, जो डाइमलर होता है वो एक कंपनी होती है, ठीक है? यहाँ पर कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर। तो ये वाला केस क्या है? थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो वो अपने एग्जांपल से समझाता हूँ। सबसे पहले जैसे मैंने एक ग्रुप बना लिया, ठीक है? मेरी क्लास में एक मेरा ग्रुप हो गया, एक मेरे फ्रेंड का ग्रुप हो गया, ठीक है? उसके अंदर क्या है? 5 मेंबर्स हैं। अब जो टीचर है उसने बोला कि आप प्लीज इसके लिए ये काम कर दोगे, और जो सामने वाला ग्रुप है वो क्या है? मेरा एनिमी। जो मेरा फ्रेंड है वो क्या है? मेरा एनिमी, ठीक है? वो अब मेरे लिए काम नहीं करता, वो मेरे को मतलब मेरे से बात नहीं करता, तो मेरे लिए क्या हो गया? वो एनिमी। अब जो उसका ग्रुप है, अगर टीचर ने मेरे को बोला कि उसको कोई काम करना है, ठीक है? उसके लिए कोई काम करना है, तो मैं क्या है? मेरे लिए वो क्या है? एनिमी। अगर मैं उसके लिए कोई काम करूँगा तो ये क्या है? हमारे लिए ऑफेंस। ऑफेंस मीन्स अपराध, ठीक है? इसी को बोला जाता है। तो यहाँ पर कोर्ट क्या करता है? जो कंपनी है उसको क्या कर देता है? कॉर्पोरेट व्हील को अपलिफ्ट कर देता है। इसी एग्जांपल को मैंने आपको रिलेट करके बताया कंपनी से, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। अब कोई भी एंटिटी का यूज कर रहा है किस चीज के लिए? टैक्स को अवॉइड करने के लिए, ठीक है? वो कोई भी टैक्स हो सकता है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी, डेट ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी एटसेट्रा। तो उस टाइम पर भी क्या होता है, जो कोर्ट है वो क्या करता है? उस कॉर्पोरेट एंटिटी को ब्रेक कर देता है, ठीक है? और कॉर्पोरेट व्हील को अपलिफ्ट कर देता है, क्योंकि टैक्स प्लानिंग, टैक्स को अवॉइड करना, ये क्या है? इलीगल एक्टिविटीज। ये हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है कंपनी को फॉर्म करने के, इनकॉर्पोरेट करने के, उसको क्या करता है? ये डिसरेगुलेट करता है।
तो यहाँ पर कंपनी क्या करती है, जो कॉर्पोरेट व्हील होती है वो क्या है, अपलिफ्ट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फॉर प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। अब एक कोई भी कंपनी है वो क्या है, कोई भी एक इलीगल एक्टिविटी कर रही है या फिर फ्रॉडलेंट पर्पस, मतलब वो कोई ऐसा काम कर रही है जो कि हमारे लॉ के खिलाफ है, या फिर वो क्या करना चाहती है, अपनी कंपनी को वाइंड अप दिखाना चाहती है और जितने भी हमारे डी फ्रॉड क्रेडिटर्स हैं, या तो क्रेडिटर्स का वो पैसा मारना चाहती है, उनको पैसा नहीं देना चाहती, या कोई भी ऐसा काम करना चाहती है जो कि इलीगल है, तो उस टाइम पर भी क्या होता है, जो हमारा कोर्ट है वो क्या है, हमारे कॉर्पोरेट व्हील को अपलिफ्ट कर देता है। इसके अंदर एक हमारा केस आता है, जैसे जिलफोर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस हॉर्नी। अब यहाँ पर क्या होता है, जो जिलफोर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड है, ये कंपनी होती है। हॉर्नी, इसका क्या होता है, इसी कंपनी का एक मेंबर होता है। इस केस को सिंपल है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, जो जिलफोर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड है, उसका और हॉर्नी का आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है। उसने क्या है, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ होता है। उसके अंदर क्या बोला जाता है कि जितने भी जिलफोर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड के जितने भी कस्टमर्स हैं, उन सभी को आप पर्सनली अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है? जितने भी कस्टमर से आप उनको पर्सनली कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, कंपनी से ना रिलेट जो करती हो। तो उस टाइम पर हॉर्नी क्या होता है, कुछ समय बाद क्या करता है, अपनी कंपनी फॉर्म कर लेता है, जिसके अंदर वो यही सेम काम करता है, ठीक है? वो क्या है, जो जितने भी जिलफोर्ड मोटर लिमिटेड कंपनी के जितने भी कस्टमर्स हैं, उनको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। अब जैसे ही कोर्ट को पता चलता है, तो यहाँ पर क्या है, जो कंपनी अपने आप तो काम कर नहीं सकती, कंपनी का एक आर्टिफिशियल पर्सन, तो इसी तरीके से जो हॉर्नी उल्टा काम कर रहा होता है, ठीक है, गलत काम कर रहा होता है, यही कंपनी को भी, उसके नेम को भी रिफ्लेक्ट करता है। तो इसी को देखते हुए जो कोर्ट है हमारा, वो क्या है, जो कॉर्पोरेट व्हील है उसको अपलिफ्ट कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कंपनी अवॉइडिंग लीगल ऑब्लिगेशंस। अब कंपनी जो इनकॉर्पोरेट की गई है, वो क्या है, कोई भी ऐसे लीगल ऑब्लिगेशंस को अवॉइड कर रही है। जैसे उसने बोला कि हम इतने ऑर्डर को इस टाइम तक पहुंचा देंगे, अगर उसने ये अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं किया, सामने वाले की एडवांस पेमेंट को रिसीव कर लिया लेकिन उसका ऑर्डर को भेजा नहीं, तो इस टाइम पर भी क्या होता है, जितनी भी सारे लीगल ऑब्लिगेशन है, जैसे अभी मैंने आपको बताया टैक्स को अवॉइड करना, तो ये ऐसे काम करना, उस टाइम पर हमारा जो कोर्ट है वो क्या है, कॉर्पोरेट व्हील को अपलिफ्ट कर देता है। ठीक है, ये वाला केस भी हो गया। नेक्स्ट केस की बात करते हैं, कंपनी एक्टिंग एज एन एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द शेयर होल्डर्स। अब जो जो भी शेयर होल्डर्स है कंपनी के, वो क्या है, सारा काम वही कर रहे हैं, बस कंपनी क्या है, एक एजेंट बनी हुई है। कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन, खुद तो कुछ कर नहीं सकती, तो जितना भी सारा काम करते हैं वो सारे शेयर होल्डर्स करते हैं। अब शेयर होल्डर्स अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं जो कि कंपनी के बिहाफ पे, ठीक है, कंपनी क्या है, उसकी एजेंट, तो जो सारा नेम है वो किस पे रिफ्लेक्ट होता है, हमारी कंपनी पे। तो इस केस में भी क्या होता है, जितनी भी सारी लाइबिलिटी होती है वो सारी शेयर होल्डर्स की बन जाती है, चाहे उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन अगर उन्होंने उन्होंने ऐसा कोई काम किया, तो सारी लाइबिलिटी किस पे आ जाएगी, हमारे शेयर होल्डर्स पे। उस टाइम पर अगर ऐसा कुछ हुआ, तो हमारा जो कोर्ट है वो कॉर्पोरेट व्हील को अपलिफ्ट कर देता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा जुडिशियल प्रोविजंस, ठीक है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन या फिर कॉमन लॉ। अब बात करते हैं हम स्टैट्यूटरी प्रोविजंस की। इसके अंदर फर्स्ट आता है हमारा रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स बिलो द स्टैट्यूटरी मिनिमम। अब इसके अंदर हम देखते हैं, कंपनीज एक्ट के अंदर अगर हमारे को कोई भी जैसे पब्लिक कंपनी अगर फॉर्म करनी है, तो उसके अंदर हमारे को पता है कि 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, मिनिमम क्या है, 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं। और प्राइवेट कंपनी अगर हमारे को फॉर्म करनी है, तो उसके अंदर मिनिमम हमारे को 2 मेंबर्स चाहिए होते हैं। तो ये क्या है, हमारी एक रिक्वायरमेंट, ठीक है, जो कि हमारी कंपनीज एक्ट ने बनाई है। अगर हमने इसको फॉलो नहीं किया तो क्या होगा, इलीगल हो गया, ठीक है। लेकिन इसको अगर हमने फॉलो नहीं किया तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर कोई कंपनी ऐसी है जो कि मोर देन 6 मंथ्स तक अपनी जो उसके मेंबर्स हैं, जैसे 7 कंपनीज की रिक्वायरमेंट है पब्लिक कंपनी में, तो उसके पास 5 मेंबर्स हैं और वो 6 मंथ से ज्यादा काम कर रही है, और वो सारी चीजों से अवेयर है कि उसके मेंबर्स कम है, लेकिन वो फिर भी अपने मेंबर्स को इंक्रीज नहीं कर रही, तो उस टाइम पर क्या होता है, वो क्या है, इलीगल एक्टिविटीज में काउंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं किया गया, अवेयर होते हुए भी। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारे कोर्ट है वो कॉर्पोरेट व्हील को अपलिफ्ट कर देता है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, मिस स्टेटमेंट्स इन प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस आप सभी को पता है कि क्या होता है, एक इन्विटेशन होता है जिसको देखकर हमारे जो सारे इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। अब अगर हमारा जो प्रोस्पेक्टस है वो ही सही तरीके से नहीं बना होगा, अगर उसके अंदर कोई ऐसी गलत चीज लिख दी जिसको देखकर जो हमारे इन्वेस्टर्स है उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया और उनको बाद में अगर कोई लॉस हो गया, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से
जिसने भी प्रोस्पेक्टस को इश्यू किया है, अब वो चाहे उसके डायरेक्टर हो, प्रमोटर हो या फिर कोई भी ऐसा पर्सन हो जिसने उसको इश्यू किया है, वो इस चीज़ के लिए लायबल हो जाता है। उसी टाइम पर जो हमारा कोर्ट है वो क्या है, कॉर्पोरेट विल को अपलिफ्ट कर देता है। क्योंकि प्रोस्पेक्टस ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर कंपनी के सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है, ठीक है? क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, ठीक है? क्या टर्नओवर है, सारी चीज़ें मेंशन होती है। उसी को देखकर जो हमारा इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। अब कोई भी कंपनी है उसकी ओनरशिप को क्या करना, इन्वेस्टिगेट करना कि उसका रियल ओनर कौन है। अब आज के टाइम पर क्या होता है, जो कोई भी कंपनी के नाम पर अपने आप ओनर बन जाता है अगर उसको कोई फायदा मिल रहा होता है तो, ठीक है? जो रियल ओनर होता है वो तो आराम से बैठा होता है, जो फेक ओनर क्या है उसकी उसी के टाइम पर उसको प्रॉफिट हो रहा होता है, चाहे लॉस में कंपनी जाए चाहे प्रॉफिट में जाए, लेकिन उसको प्रॉफिट हो रहा होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो क्या है, कोई भी इंस्पेक्टर्स को इन्वेस्टिगेट करती है, ठीक है? उनको रखती है और इन्वेस्टिगेट करती है कि जितना भी कंपनी के मेंबर्स हैं, उसके अंदर जो रियल ओनर कौन है, ठीक है? और कौन ऐसा ओनर है जो कि फेक आइडेंटिटी बनाकर उसका ओनर बना हुआ है। अगर यहाँ पर कोई भी हमारा ट्रू ओनर मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो उस टाइम पर क्या करती है, वो जो हमारा कोर्ट है, वो इसको इल्लीगल मानता है और कॉर्पोरेट वील को अपलिफ्ट कर देता है। आई होप ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, मिसडिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनीज नेम। अब आप सभी को पता है कि कंपनी का नाम रखना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, ठीक है? उसका जो नाम होता है वही उसकी पूरी आइडेंटिटी को शो करता है। तो यहाँ पर सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, एक्स एंड वाई लिमिटेड कंपनी का नाम है, लेकिन गलती से क्या लिख दिया गया, गलती से या फिर जानबूझकर क्या लिख दिया गया, एक्स वाई लिमिटेड। तो यहाँ पर क्या होगा, जो उसका नाम है वही उसकी पूरी आइडेंटिटी को शो कर रहा है, ठीक है? जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी एग्रीमेंट है, उन सब पर उसका नाम लिखा हुआ है। अगर वो नाम ही गलत है, तो इन्वेस्टर ने अगर कहीं दूसरे नाम पर उसका यूज कर लिया, ठीक है, कोई गलत नाम को अगर यूज कर लिया, तो उस टाइम पर क्या होता है, कोई भी अगर गलत नाम यूज किया गया है, तो जिसने गलत नाम लिखा है वही उसके लिए पर्सनली लायबल होता है इन सारी चीजों के लिए कि उसने कंपनी का नाम को ही गलत लिखा है। जो कंपनी का नाम होता है वो क्या है, प्रॉपर लिखा होना चाहिए, फुली लिखा होना चाहिए, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में लिखा होना चाहिए ताकि सबको शो हो। तो इस टाइम पर अगर कोई गलती हो जाती है तो वो क्या है, इलीगल माना जाएगा, क्योंकि उस टाइम पर क्या है, किसी का लॉस हो रहा है या फिर उसने गलत नाम को यूज कर लिया है। तो यहाँ पर भी क्या है, हमारा जो कोर्ट है वो कॉर्पोरेट व्हील को अपलिफ्ट कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, लायबिलिटी फॉर फ्रॉडलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अब क्या हो रहा है, अगर कोई भी एक कंपनी वाइंड अप हो रही है, तो उसके अंदर उसका इंटेंशन देखा जाएगा कि वो क्या है, किसी क्रेडिटर के साथ फ्रॉड तो नहीं करना चाह रही, ठीक है, किसी क्रेडिटर का ऐसा पैसा तो नहीं मारना चाह रही, या फिर जो वाइंड अप हो रही है वो रियलिटी में हो रही है या फिर नहीं, कोई उसका फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज का इंटेंशन तो नहीं है। ये सारी चीजों को देखते हुए अगर कुछ ऐसा रहता है तो कोर्ट डिक्लेयर कर देता है, ठीक है? कोई भी ऐसी पार्टी को अगर पता चलता है कि वो क्या फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज कर रही है, तो यहाँ पर भी कोर्ट क्या करता है, कॉर्पोरेट व्हील को अपलिफ्ट कर देता है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, अल्ट्रा वायरिस एक्ट्स। इसके अंदर क्या होता है, बियॉन्ड वंस पावर और अथॉरिटी। सबसे पहले हम जानते हैं कि कंपनी के अंदर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसे बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन मेंशन होती है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन होते हैं। अगर कंपनी के रूल्स के खिलाफ अगर कोई भी मेंबर उस ऐसा काम करता है, ठीक है, जो कि हमारी रूल्स के खिलाफ है, ठीक है, बियॉन्ड वंस पावर और अथॉरिटी, पावर के खिलाफ जाता है, ठीक है, अपनी पावर का मिसयूज करता है, तो उस टाइम पर जो हमारी कॉर्पोरेट व्हील है उसको अपलिफ्ट कर दिया जाता है। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। आज हमने देखा कि कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है, कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किस तरीके से किया जाता है और उसके सारे एक्सेप्शंस। आई होप क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।